गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, डायमेंशंस ऑफ जनरल एनवायरनमेंट। और कंप्लीट टॉपिक है, उसका जो कंप्लीट व्यू है वो है पैसप्ले। क्या है? हाँ, पी फॉर E for economical, S for social, T for technical, L for बोलो, और E for environmental। ठीक है ना? इकोनॉमिकल ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, मतलब सेकंड नंबर पे बोल दिया तुमने वो। अगर हम बात करें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बच्चों, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? कल की क्लास में हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही पढ़ा था कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है या जो गवर्नमेंट होती है, उनका क्या एटीट्यूड होता है अलग अलग बिजनेस कम्युनिटी के लिए। ठीक है ना? अलग अलग बिजनेस पर्सन के लिए अलग अलग क्या होते हैं, उनकी आइडियोलॉजी होती है, व्यूज होते हैं। तो किसी को पॉजिटिव फर्क पड़ता है और किसी को नेगेटिव फर्क पड़ता है। ठीक है? तो पॉलिटिकल तो हमने देख लिया था, और आज आपको मैंने बोला था कि हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चों से मैं यही अपील करूंगा कि अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको केस स्टडी, और मतलब कंप्लीट उसे देखना, और आप कॉपी और पेन आप निकाल के रखना। जो भी आपको आपके ऑब्जर्वेशन उसमें लगेगी कि ये चीज इस टॉपिक से रिलेट हो रही है, उसे लिखते जाना। बीच में मैं वीडियो को कम रोकने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना बच्चों? लेकिन उसके पहले एक बार सेकंड वाला पोर्शन देख लिया, अपना छोटा सा पार्ट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, वेदर वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो या मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो। लेकिन अगर हम देश की बात करें या पूरी इंडस्ट्री को, ठीक है ना, या पूरे के पूरे जितने भी हमारे बिजनेसेस है, उनको अगर इम्पैक्ट होने की अगर बात आती है तो उनके बारे में अगर हमें स्टडी करनी है, तो मोर और लेस यहाँ पे माइक्रो के फैक्टर तो कम होते हैं, है ना, लेकिन मैक्रो के फैक्टर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं किसी एक बिजनेसमैन को। जो हम आजकल पढ़ भी रहे हैं इकोनॉमिक्स में, बड़े सारे फैक्टर्स हम पढ़ के आए। गवर्नमेंट बजट हम पढ़ चुके हैं बच्चों, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज रेट हम पढ़ चुके हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ चुके हैं, मनी सप्लाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जो एक बिजनेस को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। चलो यहीं पे देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। इट इंक्लूड्स द जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन। ये क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती है? जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी एज अ होल में क्या क्या सिचुएशन चल रही है, कौन सी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, क्या फैक्टर्स चल रहे हैं। ठीक है ना? इन द नेशन या इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स, इसमें वो सारे फैक्टर्स आते हैं दैट हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जिनका इकोनॉमिक्स की टर्म्स में क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना? ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। अब ये मैं यहाँ पे एक हेडिंग में तो क्या ही मैं आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर। इसके लिए तो बच्चों पूरा सब्जेक्ट ही हम पढ़ते हैं, पूरे पूरे चैप्टर पढ़ते हैं, और उनका इम्पैक्ट आपको समझ में आता होगा कि बिजनेस के ऊपर कैसे पड़ता है, कि कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी से इन्फ्लेशन आती है। अगर पैसे ज्यादा प्रिंट होते हैं तो परमानेंट इन्फ्लेशन कब आती है, डिफ्लेशन कब आती है, उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट कब बढ़ेंगे कब घटेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या फर्क पड़ता है, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, सरप्लस बीओपी, बीओटी, डेफिसिट, बैलेंस, ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग, इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिफ्थ चैप्टर में। तो ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़ के आए हैं बच्चों। फिर भी बता रहा है यहाँ पे एक एक उसने वर्ड लिखा है, इंटरेस्ट रेट, कि जैसे कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होएगा। कैसे इम्पैक्ट होएगा बच्चों? क्योंकि हमें ना, अभी अगर एक बिजनेस पर्सन की अगर हम बात करें तो एक बिजनेस पर्सन को लोन लेना क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे सस्ता पड़ेगा, है ना। जब इंटरेस्ट क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, तो वो ज्यादा क्या लेने की कोशिश करेगा, लोन लेने की कोशिश करेगा। उससे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, बिजनेस का लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, इवन हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बड़ी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे कवर हो जाएगी इंटरेस्ट रेट के केवल और केवल चेंज होने से। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन से भी बड़ा फर्क पड़ता है कि चीजें अगर महंगी होगी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो डिमांड होती है वो क्या होती है, कम होती है। अगर एग्रीगेट हम किसकी बात करें, डिमांड की बात करें, हमारी जो परचेजिंग पावर है उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है।
ठीक है ना। क्यों कम होती है? क्योंकि पहले मेरे पास 100 रुपए थे, अभी मैं जब मैं वो 100 रुपए से चीज खरीद पा रहा था कोई पर्टिकुलर चीज, आज वही चीज कितने रुपए की हो गई है? 120 रुपए की हो गई है। मैं कमा कितने रहा हूँ? 100 रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। अब मैं उन 100 रुपए में वो चीज नहीं खरीद सकता, तो इससे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, चेंजेस इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। बच्चों ये हम कहाँ पे भी पढ़ के आए थे? माइक्रो लेवल पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम बच्चों वो होती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। किसको? ऐसी इनकम जिसको हम खर्च कर सकते हैं, मार्केट में डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आएगा तो बताओ क्या बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा खर्च करेंगे मार्केट में, तो उनके ऊपर फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा जो बिजनेस कम्युनिटी है। लेकिन अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो वो एक्चुअल में चीजें खरीद नहीं सकते, वो अपनी सेविंग करके चलेंगे, क्योंकि उनकी इनकम क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इससे बिजनेस पर्सन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। परचेजिंग पावर डिस्पोजेबल इनकम को बहुत अप्रोप्रिएटली नहीं बोल सकते। परचेजिंग पावर होती है कि हम वो जो रियल टर्म्स में जो हमारी इनकम है, रियल टर्म्स में कि एक्चुअली में हम कितना परचेज कर सकते हैं। जो डिस्पोजेबल इनकम होती है बच्चों, वो हमारी एक्चुअल इनकम होती है, ठीक है ना। हालांकि हम इनडायरेक्टली उसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी एक्चुअल इनकम बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। लेकिन एक्चुअल में परचेजिंग पावर का मीनिंग थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट ट्रेंड, स्टॉक मार्केट कैसे मूव कर रही है? अपवर्ड मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, जिगजैग मूव कर रही है, तो इससे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। बच्चों, अगर स्टॉक मार्केट डाउनफॉल में जाएगी तो सारे बच्चों को पता है कि कंपनीज के जो शेयर प्राइस है और वो भी क्या जाएगा? नीचे जाएगा, तो बिजनेस के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और इसका वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी कि मनी सप्लाई, कि मार्केट में मनी सप्लाई कितनी है ना, लोन लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस कितना जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं? फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कम ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे भी फर्क पड़ता है। सारे बच्चों को पता है, अब मैं क्या ही बताऊं आपको कि कैसे फर्क पड़ता है। इकोनॉमिक्स के आप स्टूडेंट्स हो, इनफैक्ट मैंने ही पढ़ाया है कि आपको कि अलग अलग केस में कि प्राइस अगर कम ज्यादा होते हैं। इवन कल भी हम बात कर रहे थे कि, और यहीं पे बात कर रहे थे कि अगर प्राइस क्या होते हैं? फ्लक्चुएट होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे, तो इससे बिजनेस के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। बिजनेस जो है ना, हमारा जो बिजनेस का लेवल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि कस्टमर सोचता है यार अभी प्राइस ज्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या पता मैं आज कोई प्रोडक्ट को ले लूं, कल ही क्या हो जाए? सस्ता हो जाए। अभी जैसे आजकल तुमने देखो इंडिपेंडेंस डे पे क्या चलती रहती है? वो अमेजोन वगैरह पे सेल चलती रहती है, तो आप रुकते नहीं हो पहले से? 15, अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आप 15-20 दिन पहले रुक जाते हो, कह रहे कि नई नई सेल आएगी तो प्राइस क्या होंगे? कम होंगे, जब ले लेंगे, ठीक है ना। तो अगर प्राइस फ्लक्चुएशन रहेंगे, फ्लक्चुएट होंगे, तो उस केस में क्या होगा? हमारा बिजनेस क्या होगा? इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर प्राइस स्टेबल रहेंगे तो वो पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा किसी बिजनेस को। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट, सारे बच्चों को पता है कि एक्सचेंज रेट कैसे फर्क डालता है। अगर डॉलर के साथ हमारा क्या हुआ? एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, तो हमारे जो इंपोर्ट बिल है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बीओटी हमारा किस में आ जाएगा? अच्छा, डेफिसिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? और बीओटी डेफिसिट में आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली बीओपी भी किस में आएगा? डेफिसिट में आएगा। इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, तो आपस में फैक्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो एक्सचेंज रेट से फर्क पड़ता है। आर सम ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर, ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो बिजनेस को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स मिल करके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाती है। क्या बनाती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। से यस और नो बच्चों? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक केस स्टडी डिस्कस करनी है हमें। समझो एक डॉक्यूमेंट्री है, ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਚਰਨੀ ਇੱਛਾ ਤਬ ਚਰਨ ਮੰਗ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੋਖ ਭਵਾ ਭਾਵ ਹੋ ਆਪ ਆਸਾ ਮੋਹ ਵਿਚਾਰੋ
इस बुलेटिन में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि ये किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। जब बाहर से लोग ना लानते पाते थे इस हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो बाहर से अनाज मांगने जाती थी, तो हमने उनका पेट भरा है। ये एमएसपी हमारा हक था, ये हमारा इनाम था। आप हमसे इसे छीन नहीं सकते भाई। एक छोटा दुकानदार चाय बनाता है, वो भी अपनी जो है ना कीमत चाय की 10 रुपए लेता है, वो अपनी मर्जी से तय करता है ना। और पूरी दुनिया में किसान की ऐसी हालत है, जो पैदा करता है और उसका भाव दूसरे लोग तय करते हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। जो जो काम पहले मोदी ने बोले थे उनमें से लोगों को फायदा हो गया। कंगना वो देखो कंगना कहाँ से जम गई। वो बोल रही है बीबी ये पंजाब से 100 रुपए में लड़कियां को मामा को लेके आए हैं। जाएंगे तो माला डलेगी, नहीं जाएंगे घर पे। अगर यहीं कुछ हो गया तो फिर फोटो पे माला डलेगी। ये काम तो होना ही है। हमने पूरे देश का पेट भरा है भाई। मां धरती तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, तू मगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। मेरे उत्थे एक सरदार ने पाइप लाया टूटी, लुधियाने दे अपने मुंडे आए हुए ने, उन्हें सीधी मोटर चला रखी बड़ा पाइप, उत्थे नहाउने ठंडे पानी नाल। ते कपड़े आप धोने ने ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੋ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਈਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧੋਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 30 ਬੰਦੇ ਜੀ, ਵਿੱਚੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 13। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, 2 ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੋੜ ਤੇ। तो हमारा सभी का एक ही टारगेट है कि ये जो काले कानून लागू किए हैं इन्होंने, वहाँ संसद में भी किसी भी जो है ना सांसद की राय नहीं ली गई, सिर्फ तानाशाही किया है। और उसी तानाशाही के तहत जो है ना ये चाहता है कि भाई कुछ 150 परिवार हैं हिंदुस्तान के, लूटते हुए खा रहे हैं आज तक 70-75 साल से, तो उनके हाथ में जो है ना अब इसकी चाबी आ गई। मोदी जो है ना वो चाबी है कारपोरेट की, वो तब चाहे उसको खोल लेते हैं जब चाहे बंद कर देते हैं। जब वो व्यापारी के हाथ में जाएगी, मार्केट उसके हाथ में चली गई ना, तो वो जब चाहेगा अप करेगा, जब चाहेगा डाउन करेगा। जब तो मेरे खेत से फसल टूट रही है तब तो वो मार्केट में कितना पैसे अंबानियों अडानियों के पास वो जमा करेंगे, उसे सस्ते रेट पर लाएंगे, मेरी अपने आप नीचे आ जाएगी। मैं कम रेटों पर उन्हें बेच दूंगा, फिर उनके पास कंट्रोल है, कंज्यूमर को ज़्यादा मार पड़ेगी क्योंकि वो फिर मुट्ठी बंद कर लेंगे। जितना सप्लाई कम तो रेट ज़्यादा।
फिर क्या करेंगे? फिर घर में रखना पड़ेगा, सड़कों पर पड़ा रहेगा जैसे बिहार में पड़ा रहता है। तो आज बिहार के अंदर अगर 15 एकड़ वाला भी जमींदार है ना, तो वो यहाँ पे आपको दिल्ली में 250-300 रुपए में दिहाड़ी करता मिलेगा। 1400 रुपए मक्के का भाव है, बिहार के अंदर मक्का 600-700 रुपए बिक रहा है। बिहार के अंदर जीरी 1000 रुपए बिक रही है। और रही बात ये MSP APMC वाली बात, तो ये हरियाणा और पंजाब ये बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा क्यों उठ रहे हैं। पूरे देश के अंदर हरियाणा और पंजाब का मंडीकरण जितना बढ़िया है उतना कहीं भी नहीं है। मंडीकरण के साथ कम से कम पंजाब में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। हम मंडी में फसल लेके जाते हैं, आड़ती के पास, आड़ती हो गया, आड़ती के पास 20 बंदे पे काम करते हैं, उसको उतारते हैं, फिर लोड करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट चलती है, ट्रांसपोर्ट से आगे फिर वहाँ पे गोदाम में उसे लगाते हैं। कितने बंदे लगे हुए हैं, बेरोजगार कर रहे हैं उनको, लाखों बंदों को काम तो नहीं दे रहे। आड़ती से हम पैसे उठा लेते हैं, सारी आधी रात का गहना भाई साहब, हमारा आधी रात का गहना आड़ती है, जैसे पैसे डेढ़ दे ही दे दे। लड़की शादी करनी है तो वहाँ से लाने पड़े, आड़ती से लाने पड़े। 2 महीने हो गए जीरी बेची ने, मोटी जीरी, ये कह रही 1788 रुपए रेट है, उसका 1 रुपया नहीं मिला भाई साहब मेरा अब तक है। 2 महीने हो गए, काली दिवाली मनवा दी ने, कट्टर ने मारी दो। अब आलू 50 रुपए किलो है, अगर 50 के भाव आलू हो गया तो वो इतना आलू भी लेके जाएंगे। अगर आलू आ जाता है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, तो वो कड़ा लाएंगे, फिर वो कड़े से पास करेंगे, तो वो कड़े से पास करके जब वो अच्छी क्वालिटी का लेके जा रहे हैं भैया, तो बाद में जो लो क्वालिटी का आलू बच गया उनके हिसाब से, उसको मार्केट में कौन लेगा फिर? 3 रुपए का आलू है जी, 3 रुपए का एक आलू, 2 चिप्स 20 रुपए के तैयार करे सरकार है, 20 रुपए के बिकवाओ जी, उसका फायदा कितने रुपए का किसने होया जी? हो किसान ने 3 रुपए जी ने वो पैदा कराया, मट्टी बिड़ी रही जिसके। जब इधर देश को अनाज की लोड़ थी तो पंजाब हरियाणा के आगे हाथ जोड़ रहे थे, अनाज हरी क्रांति लाओ। अब हम हरी क्रांति लेकर आए हैं और उसका हमको ये इनाम दे रहा है। बचपन में है ना, एक कहते हैं ना, हमारी पहली खोज मालूम है क्या होती है? हम बरसीन के नाड़ को ना तोड़कर पीपनी बना लेते हैं और हमें लगता है हम वैज्ञानिक बन गए। मांगे मान ली तो वापिस जाएंगे, ना तो पूरा आंदोलन पूरा करेंगे। बात खेती की नहीं रह जाती, हमारी संस्कृति जुड़ी है इस चीज से। ये नरेंद्र मोदी है हमारी जमीन का मालिक बनाना चाह रहा, हमारा गला तो इसने काट दिया, पर जेकर कल को फैसला ना दिया इसने, बस फिर हमारे को चाहे ऊपर गोली मार दे, यहाँ शहीद होके जाएंगे। मैं यहाँ पे अभी आया हूँ, अभी अकेला आया हूँ, तो मैंने भी एक रोज़ा यहाँ पे अपने किसान भाइयों के लिए रखा है। आप रोज़े पर हैं अभी? हाँ जी सर, मैं रोज़े पे हूँ, फास्ट पे हूँ मैं अभी। सब तो पहला जप दे गुरुआं दा नामा, थर थर वैरी कंब दे सुन के जयकारे, हसबले तन तोड़ दिया पुत्रा नू मामा। बाबा नानक ने जो लंगर शुरू किया था वो कभी बंद नहीं होना चाहिए और चल रहा है, कितनी मुस्तैदी से चल रहा है। यहाँ पर जितने भी जवान हैं, जितने भी सेवादार हैं, वो किस हिसाब से मुस्तैद हैं आप लोग खुद देख सकते हैं। भारी मात्रा में लोग यहाँ पर लंगर छकने के लिए आ रहे हैं। यहाँ का पूरा प्रोसेस क्या है कि इतने लोगों को आप लंगर करवा रहे हैं? ये सब गुरु साहब की कृपा सदका है, गुरु नानक साहब का लंगर चलाया हुआ है, उन्हीं की बख्शिश से सारा लंगर चल रहा है। यहाँ संगतां की तादाद को देखते हुए ऑटोमेटिक मशीन प्रसादों की लगाई है। सबसे पहले जो सूखा आटा है इसमें डाला जाता है, ये आटा गूंदने वाली मशीन है, इसमें आटा गूंदा जाता है। उसके बाद फिर इस मशीन में डाला जाता है, इस मशीन में डाल के जो ऑटोमेटिक पेड़े आगे बनते हैं, पेड़े बन के ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसमें जो प्रसादे हैं वो आगे आते हैं। उसे आगे तवा है, तवे के नीचे चेन लगी हुई है और इसके नीचे हीटिंग अपने हीटर लगे हुए हैं। जैसे जैसे जितनी हीट चाहिए होती है वो ऑटोमेटिक सेट कर दी जाती है। उसके बाद तैयार होकर प्रसादा आगे निकल, जो कच्ची सब्जियां यहाँ से काट के वो हमारे वहाँ पे देगे हैं, कढ़ाई हैं, उनमें हमारे बड़े बड़े लांगरी हैं वो तैयार कर रहे हैं। खीर बना लगे हो? खीर
सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक लंगर खाने वालों की कोई कमी नहीं है। 50,000 किसान हैं, तकरीबन दिन में लंगर छके जाते हैं। बहुत ठीक रह रहे हैं, हमारे को रोटी भी मिल रहा, खाना भी मिल रहा, परमात्मा दे रहा, पर हमारे को जीना यहाँ खत्म कर दिया इस मोदी सरकार ने। मैं समझना किसानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, दिल्ली की संगत का बहुत बड़ा योगदान है। जितने किसान खाने वाले आ रहे हैं उतने देने वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ये 6 महीने का अपने साथ राशन लेके आए थे, लेकिन हमने इनको बेनती करी कि हमें मौका दे, क्योंकि किसान हमेशा अन्न उगाता है और इनका उगाया हुआ अन्न हमारी रसोइयों में पकता है। आज हमें इनका कर्जा उतारने का समय था, आज हमने इनसे बेनती करी कि हमें ये सेवा का मौका दो। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ना जो हमारे किसान संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात की। उसने मुझे बोला कि हम यहाँ पर 6 महीने का अपना जो सामान था खाने पीने का राशन में लेकर आए थे, परंतु अभी तक उसने बोला कि हमने उसको खोला भी नहीं है और हमें डर है कि कहीं ये पड़ा खराब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से हरियाणा के भाई हैं, सभी हैं, को उन्होंने इतना उनको लाकर दे दिया खाने के लिए, उनको जरूरत नहीं पड़ रही है भाई। ये लस्सी है और ये भी लस्सी है, ये भी लस्सी है। इसमें घी आ रहा है, ये प्रमुख खाना है, सारी हरियाणा से बन के आई है। हरियाणा से। ये आटा है, चीनी है, ऊपर दर भी चीनी है, ये अचार आए हुए हैं। अच्छा, ये मिर्च के अचार आए हुए हैं, खजूर आ रखे हैं, खजूर भी आए हुए हैं, सर्दी का भी पूरा जुगाड़ हुआ। हाँ हाँ। ये देसी घी के पीपे आए हुए हैं। अच्छा, ये सब वहाँ से आए हैं आप। गोहाना का जलेब बहुत फेमस है, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त जो फेमस है वो गोहाना का लंगर है। यहाँ पे लंगर कब से शुरू हुआ? ये हमारा 1 तारीख से। 1 तारीख से। 1 तारीख से 2 दिन की दिक्कत रही, उसके बाद लंगर की दिक्कत रही। फिर हमने ये समझा हुआ पंजाब वाले भाई आए हैं, हमने अपना लंगर चलाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। 1 रुपया भी हमने अपनी जेब से नहीं लगाया। जो ये लेबर है हमारी 8 आदमी जो ये खाना बना रहे हैं, इनकी तो लेबर हमने देनी है। इसमें दूध, घी, चाय पत्ती, पातल, जो कुछ भी आया है सब फ्री है। दाल बनी हुई है, ये दूध का ड्राम है। लगभग कितना लीटर दूध आता होगा एक दिन में? 500 लीटर। 500 लीटर? 500 लीटर लस्सी, 500 लीटर। अच्छा, सिर्फ आपके लंगर में ये 500 लीटर आता है, बाकी आगे जाता है? ये जितना दूध है सिर्फ चाय के लिए, किसी और चीज के लिए? पिलाने लग रहे हैं। देखो, आप लंगर में दूध पिला रहे हैं क्या? अरे वाह, जिसको दूध पीना दूध, जिसको लस्सी पीनी है लस्सी। सुबह लस्सी पीते हैं, शाम को दूध। इतना सारा सामान जब होया तो इसे खा लिया, इतनी प्लेट्स वगैरह है, साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है। आओ देखो, दिखाते हैं। इसकी सारे की साफ सफाई करके वहाँ इकट्ठा कर देते हैं पीछे। अच्छा, वहाँ से म्युनिसिपल कमेटी वाले इसको उठा ले जाते हैं। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है, और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है। हरियाणा के किसान में उसमें भागीदारी नहीं की है, हरियाणा के किसान में उसमें भागीदारी नहीं की है, हरियाणा के किसान में उसमें भागीदारी नहीं की है। नरेंद्र नाम है जी, नरेंद्र सहरावत, गांव खरड़, जिला हिसार। कहाँ से आए हैं आप? कैथल हरियाणा। सोनीपत 6 लाख से। 26 तारीख से के साथ में भाई साहब हम करनाल भी गए। जीन जिले के। हाँ जी, हम आप जीन से आए हैं? हाँ जी। इतना हमारी सरकार नहीं मानना कि नाम नहीं जाओ यहाँ पानी ठाए ना डर देखो, छाती में गोली मारा, गोली भी उठने तैयार हम। अच्छा, तो ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शन जो है सिर्फ ये पंजाब के किसानों का है। आप सामने देखो, कितने ट्रैक्टर ले जमींदार की हिंदी बोलते हैं। ये हरियाणा टापू है जी। हरियाणा वाले मिलेंगे यहाँ सारे। खाना खाओ, स्वदेशी घी का खाना है। हम इतने ना छाले, हमारा डग नहीं आड़े थे। अच्छा, हाँ, जब तक नहीं मांगे मानेंगे तब तक नहीं हिलोगे। आड़े पड़े रहेंगे भाई। जितना भी हरियाणा आया हुआ है ना, चाहे वो जींद से है, चाहे सोनीपत से है, चाहे फरीदाबाद से है, चाहे सिरसा से है, वो किसान मतलब सिर्फ अपने आंदोलन के लिए आया हुआ है, और वापिस जाएगा। मांगे मान ली तो वापिस जाएंगे, ना तो पूरा आंदोलन पूरा करेंगे।
जो पुराना भारत था हमारा, हमने वो चाहिए, पुराना भारत चाहिए, हमने नया डिजिटल इंडिया हमने चंदा नहीं भाई, जिसे थे हम उसे छोड़ दो परमात्मा। ये देखिए, ये भी एक नज़ारा है, हरियाणा के लोग बैठे हैं, हुक्का है बीच में, सारा हरियाणा बैठा, देखिए ताश भी खेल रहे हैं, मतलब बिल्कुल फुर्सत से आराम में है बिल्कुल। इनका शंभू बॉर्डर लगता है ना, वहाँ तक ही आए। उसके बाद में जब सरकार ने बैरिकेड लगाए तो हम हरियाणा वालों ने इनको अपने खेतों से निकाल के जगह दी। उसके बाद में हमने इनको बोला भाई अब तुम पीछे रहो, अब हम आगे आएंगे। उसके बाद में पूरे पंजाब को पीछे रखा और फिर पूरा हरियाणा इनके आगे आगे और यहीं पे आके रुकी। राष्ट्रीय मार्ग पर इतने इतने डूंगे खड्डे खोदे, उसको क्या अधिकार था? ये जो राष्ट्रीय मार्ग है, ये क्या हरियाणा के सीएम की अपनी घर की प्रॉपर्टी थी? हरियाणा वालों का दुर्भाग्य है कि उप मुख्यमंत्री जो सरकार गिरा सकता है, जिसको किसानों के नाम पे वोट मिली, जो देवीलाल का पोता है, वो भी ऐसी बात कर रहा है, ये बहुत निंदनीय है। किसाना डंडे लागे, कड़म लागे, किते भी लागे हो, क्या बोलिया ये डंडे जो लागे है वो देवीलाल की कड़म लागे है, वही इफ्ती भाई देवीलाल की कड़े में लागे जाओगे क्या? नु बता दो हमने, वो इस्तीफा देगा कि नहीं हो? हम तो उसे यही कह रहे हैं भाई, उसके इस्तीफा देकर सरकार तोड़ गए, दोबारा बना देंगे। हमने बनाया, मैंने खुद जेजेपी की वोट दी है। ये भाई 70 गाड़ी लेकर गया जींद, उस बदल अजय मुरा बैठे हैं, मार लात। ताऊ देवीलाल ने प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दी थी, है तो बात तो कुछ नहीं। आर पार की हमारी तो ठीक है, हाँ या ना में उत्तर हमारा तो ठीक है, हमारा दूर है, जुगाड़ इतना नहीं आ सकता, ये तो वीर है। हाँ जी, हाँ जी, हम दूर नहीं है जी। इसका हरियाणा पंजाब मिल रहा है। जाऊंदे रहने यूपी हरियाणे वाले नी, मोटे लाके मोटा खड़ जान वाले नी, मिट्टी दिया पुत्तरां च एका हो गया। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे जो 1920-25 वाला महापंजाब था, वापस उन्होंने हमारा भाईचारे को इकट्ठा किया। मेरे पैरेलल जो एक रोड है, हमारे चंडीगढ़ में उसको गेड़ी लगाना कहते हैं, तो यहाँ पर गेड़ी मार रहे हैं लोग। धरने से ज़्यादा ये एक मेले जैसा लग रहा है, हर किसी के चेहरे पर खुशहाली दिखेगी यहाँ पर। हमारे को तो बहुत मज़ा है जी, आराम से बैठे हैं। हाँ। सब कुछ यहाँ चल रहा है। हाँ। जाएंगे जब मोदी मान जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पक्का डेरा डालकर यहाँ पर बैठ गए हैं। देखिए, ये इनकी ट्रॉली है, 2 गद्दे हैं, नीचे दरी है, सिलेंडर भी रखा हुआ है, पीने का पानी भी है। कितने लोग आ जाते हैं इसमें? 15 आ जाते हैं जी। 15 लोग आ जाते हैं। सोते भी यहीं पर है? यहीं पर है। कहने को ट्रॉली है, अभी तो इस वक्त इनका घर है, 15 लोगों का घर है। ये किचन भी है। अच्छा, ये जूस वगैरह रखा है, नींबू पानी वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पर चीनी रखी हुई है, प्याज टमाटर, प्लेट्स रखी हुई, बाकायदा प्लेट्स रखी हुई, 10-12 प्लेट्स है। ये मेडिसिन वगैरह है। सोने का प्रबंध तो जैसे हमने 1-2 दिन तो नीचे भी गद्दे पे सोए लगाया, गद्दा ही ऊपर से ओस पड़ी तो बीमार होने का खतरा था, फिर हम गाड़ी के अंदर ही सोने लग गए। तीन बंदे हम गाड़ी के अंदर सोते हैं। पर आप सो कैसे पाते? इसमें तो आपकी टांगे भी सीधी नहीं होती, कि ना कमर सीधी हो पाती होगी। वो तो सर हमारे को मैनेज करना पड़ता है गाड़ी के अंदर, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, हमारी राइट्स के लिए हम इधर आए हैं। किसान को जड्डा नहीं लगता, बिना गर्मी लगती। चाहे हमारे को 1 साल तक सोना पड़े, हम इसके अंदर सो सकते हैं। एक टेंट है जिसमें गद्दे बिछाए हुए हैं, जिसमें रात को जितने किसान लोग हैं वो यहाँ पर सोते होंगे। कंगना, वो देखो कंगना कहाँ से जम गई। वो बोल रही है बीबी, ये पंजाब से 100 रुपए में लड़कियां को मामा को लेके आए हैं। उसको मैं पूछना चाहता हूँ भाई, उसको 1000 रुपया देते हैं, वो अपनी बहन को चाची को भेजे यहाँ दे लिए। आई कंध च तरे हमारी साथ च चपेड़ कर नुई उजाड़ दी। हिंदी में भी बोल रहा हूँ सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े। ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब। मुद्दों को ना भटकाया जाए, सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे। चौहा बंदियां च सिर नहीं उठदा, बंदियां च सिर नहीं उठदा, जती पग नूं लताड़ दी। उनको बता दें
कि हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इसी दिल्ली के चांदनी चौक में किसी और धर्म के लिए, मानवता के लिए अपना शीश दिया था। हिंद दियां चादरां कहाउण वाले गुरु साडे तोड़ गए शहीदियां दे दस्तूर नी। अंगना से हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि जब हमारी अपनी लड़ाई होगी तो हम क्या क्या कर जाएं। और फिर कुछ एक डिबेट छिड़ गई कि ये तो खालिस्तान मांग लेंगे। इन सबको तो जो पैसा पीछे से मिल रहा है वो खालिस्तान से मिल रहा है। ये देश के लोगों को, आम जो जनता जो दूसरे स्टेटों में, उनको ये दिखाने के लिए ताकि कल को यहाँ गोलियां चला दे, लाठीचार्ज हो जाए तो लोग ये सोचे भाई कोई खालिस्तान आ गया होगा, कोई आतंकवादी आ गए होंगे। लेकिन यहाँ कोई नहीं है। सरकार की बीजेपी की पॉलिसी रही है, जो भी उनके खिलाफ बोलता है किसी को नक्सलवादी करार देते थे, किसी को खालिस्तानी, किसी को जाटिस्तानी, किसी को आतंकवादी, मतलब देशद्रोही का तमगा दे देते हैं। ये एक इनका बीजेपी वालों का, एक इनकी सरकार का कल्चर बन चुका है। यहाँ आते हैं तो लगता है कोरोना चला गया है, तो उस पर आप लोग कैसे डील कर रहे हैं उस चीज? कोरोना है ही नहीं। जब बिहार में इलेक्शन था तब कोरोना कहाँ था? तब बुजुर्ग नहीं मर रहा था। 10 नवंबर को बिहार का इलेक्शन खत्म होता है। 5-6-7 नवंबर को वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी खूब रैलियां कर रहा है। उनको पता लग गया कि 10 तारीख के बाद में यहाँ पे दिल्ली आएंगे किसान, तो एकदम से बोलते हैं कोरोना उठ गया। एकदम उठ गया वो कोरोना। अभी इधर ये किसानों का एजिटेशन चल रहा है, उधर हैदराबाद में रैली नहीं हो रही है। उस रैली के अंदर कितने आदमी मास्क लगाए बैठे हैं, वहाँ पे जा रहा है, कभी योगी जा रहा है, कभी मोदी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोरोना नहीं है। मेरा नाम रजत, मेरा कैमरामैन रूहानी, हम दोनों बिहार इलेक्शन कवर करने गए थे। हम दोनों कोरोना पॉजिटिव ही होकर आए थे। कोरोना से नहीं मरेगा, एमएसपी उस पे मर जाएगा किसान। मिले पैर पैर ते धोखे ने ना चोली विच कुछ पाया तू, आखिर सच मूरे आ जांदा, आखिर सच मूरे आ जांदा, जद महल कुफर दे ढैंदे ने, हक मंगिया मूल भी मिलदे ना, ए लड़के खोने लैंदे ने, जो कौम वास्ते मरदे ने, इतिहास च जिंदा रहिंदे ने। ਇਹ तो एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। ये पब्लिक ने सोचना ਹੁਣ अगली अपनी रणनीति क्या तय करनी। बोल मिट्टी दिया बोवे आवे तेरे दुखों ने मार मुका ले हो मेरा सोना माही आ जा हो। ये तो इतनी ताकत हो गई हमारे पास, मोदी जी को देना ही देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो मोदी को बड़ा नुकसान होगा। इमरजेंसी में जो इंदिरा का नुकसान हुआ था ना, इतना बड़ा नुकसान होगा अगर ये इससे पीछे हट गया। गवर्नमेंट ने कहा 2022 में किसान की दुगनी आय दूनी करेंगे। किसान नहीं मान रहे उसने। यहाँ गला दूनी क्यों करें, हमारा तो ये नाश करें हैं। ये दोगुनी कहें, दोगुनी की भी आज दी करेंगे हमारी है। ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे इसको, जो आए हैं फतेह करके जाएंगे। ये अलग अलग नेता वह सारे सही है हमारी औरतें। वैसे आप या उन तो यहाँ अपील करा भाई आंदोलन नहीं कभी बेचियो नहीं। ने बोला कि पंथ बसे मैं उजड़ा, उसने मेरे गुरु ने बोला है कि मैं उजड़ के भी, अगर मेरे सारे भाई सुखी हो जाएंगे तो हम चले भी जाएंगे, नथिंग, कोई नो प्रॉब्लम। अगर ये लागू हो गया ना तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। जाएंगे जब मोदी मान जाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। हारा नहीं है किसान कभी रण में तीर तोप तलवारों से, हारा है किसान हमेशा गद्दारों से, मक्कारों से, दिल्ली के दरबारों से। अब की बार दिल्ली के दरबारों को जो है किसानों ने चैलेंज कर दिया है कि यहाँ से अब की बार हार के नहीं जाएंगे। ये हमारी सिर्फ जमीन का मसला नहीं है जी, ये हमारे इतिहास का मसला है। हमारे बाबा गुरु नानक देव, उन्होंने जो पहला सिद्धांत दिया और जो सबसे खूबसूरत सिद्धांत था, आप किर्त कीजिए, आप जैसे काम कीजिए, आप नाम जपिए, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। मतलब कि आप काम कीजिए, फिर आप भगवान का नाम लीजिए, फिर आपके पास जो भी है उसको आप सब में बांट कर खाइए। ये सिद्धांत उन्होंने जमीन से दिया भाई, खेती से दिया।
उन्होंने हमारा दूसरा सिद्धांत दिया, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, कि खेती सबसे उत्तम है। तो खेती में किसी के साथ आपको धोखा नहीं करना पड़ता, आप अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं। मध्यम व्यापार दूसरे नंबर पे आता है। तो ये हमारी सिर्फ जमीन नहीं है भाई, ये हमारा इतिहास है। भाई साहब, एक मोदी ने दवाई बना ली ऐसी, वो जिसको दे देगा मोदी, मोदी अडवाणी अवानी, जेपी नड्डा सरद, वो जो कहते हैं मोटा वो मोटे गंजे सिर बड़ा इतना बड़ा है, उसको अटैक होके मरेगा वो, उसने लहू सबसे ज्यादा पिया भाई। पूरी डॉक्यूमेंट्री को आपने एनालाइज किया, बड़े सारे फैक्टर्स अगर आपने देखी होंगी, तो जस्ट इसलिए नहीं कि मैंने ये इसलिए नहीं दिखाई आपको कि इस चैप्टर के रिगार्डिंग है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, इस जो भी करंट में टॉपिक चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग तो है ही है, लेकिन अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े, बड़ी सारी चीजें यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, फाइंड आउट कर सकते हो कि अभी तक हमने जो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े किसमें वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं। बच्चों, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज किसकी वजह से, आप बताओ किसकी वजह से? कौन, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, कौन से एनवायरनमेंट लग रहा है यहाँ पे? वेरी गुड बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कौन सा एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, है ना। गवर्नमेंट एक अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के लाती है और फिर उसे लीगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है। अभी मैं लीगल एनवायरनमेंट भी पढ़ाऊंगा आपको, यानी कि वो जो फार्मर्स बिल लेके आई थी उनको कानून बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है ना, जो अल्टीमेटली बाद में गवर्नमेंट ने क्या लेने पड़े, वापस लेने पड़े, विड्रॉ करने पड़े। लेकिन फिलहाल मैं आपसे पूरी डॉक्यूमेंट्री आपने देख ली, एक बार आपकी ऑब्जर्वेशन मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या इकोनॉमिकली कौन कौन से फैक्टर देखे। बच्चों, इसमें सारे ही आपको एनवायरनमेंट नजर आ जाएंगे, बस मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या एनालाइज किया। हाँ जी, वेरी गुड। एमएसपी के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, जो फार्मर्स थे वो बोल रहे थे कि एमएसपी का क्या बना दो, आप कानून बना दो, क्या बना दो, यानी कि उसे लीगलाइज कर दो, उसे एक्ट में कन्वर्ट कर दो। एमएसपी समझते हो आप क्या होता है बच्चों? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 11th क्लास में हमने पढ़ाया भी था आपको, लास्ट में एक चैप्टर होता है जहाँ पे हमने प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एमएसपी के बारे में पढ़ा था। गवर्नमेंट फिर पढ़ेंगे, वापस से पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। तो एमएसपी क्या होता है? एक मिनिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट किसको ऑफर करती है? फार्मर्स को ऑफर करती है उनके प्रोड्यूस के लिए। 22 फसलों पे एमएसपी तय होता है, एक फसल पे एफआरपी तय होता है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, गन्ने पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फार्मर्स को सिक्योरिटी रहती है कि अगर किसी ने उनका प्रोडक्ट परचेज नहीं करा है कि स्पेसिफाइड रेट पे जो गवर्नमेंट ने तय किया है, तो गवर्नमेंट उसे क्या कर लेगी, फिर परचेज कर लेगी, ठीक है। और बोलो। मार्केट में डिमांड और सप्लाई से क्या होगा, हमारे को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। फार्मर्स को ये डर था, यहाँ पे देखो था सब कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से, जिसे लीगल बनाने की कोशिश की जा रही थी, है ना। तो एक बंदे ने शुरू में बोला था कि देखो क्या होगा कि अगर फार्मर्स का कंट्रोल चला जाएगा, और चीजों को कंट्रोल कौन कर पाएगा? बिजनेसमैन। और वो सिंपल प्लेन इकोनॉमिक्स खेलेगा। प्लेन इकोनॉमिक्स क्या खेलेगा? वो डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा? सारा स्टॉक लगा के रख लेगा, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक होर्डिंग बोलते हैं। स्टॉक को क्या कर लेगा? मेंटेन कर लेगा, और लेट द प्राइस इंक्रीज इन द इकोनॉमी। मार्केट में क्या बढ़ने देगा? प्राइस बढ़ने देगा इकोनॉमी में, और सारा स्टॉक कब रिलीज कर देगा? जब प्राइस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे क्या हो सकती है, मार्केट में मैनिपुलेशंस हो सकती है। ये फार्मर का एक कंसर्न था डिमांड और सप्लाई को लेकर के। वेरी गुड, एमएसपी आपने बता दिया। गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई, ठीक है ना, इस तरह की पॉलिसीज लेके आई, डिफरेंट पॉलिसीज लेके आई, जिसकी वजह से मजबूरन किसानों ने क्या करना पड़ा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा। हाँ जी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से तो प्योर क्या करता है, रिलेट करता ही है, साथ में किससे भी रिलेट करता है? लीगल एनवायरनमेंट से। किससे? लीगल एनवायरनमेंट से, क्योंकि जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी थी। अच्छा, फिर जो अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे वो बोल रहा था, एक आपने देखा था कि जो हरियाणा का जो सीएम था,
तो वो बोल रहा था कि ये जो यहाँ पे हरियाणा के लोग तो है ही नहीं है, सारे लोग कहाँ के हैं, पंजाब के लोग हैं। जबकि वो बाद में दिखाया उन्होंने हरियाणा के भी कितने लोग थे। और बच्चों हरियाणा के और पंजाब के लोग ही ज्यादा इसलिए थे क्योंकि जो खेती जो ज्यादा होती है वो हरियाणा और पंजाब में ही होती है। यार एक बात बताओ, जिसको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो पार्टिसिपेट ज्यादा करेगा ना। गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं नहीं ये तो हरियाणा के लोग तो है नहीं, यहाँ पे हरियाणा के लोग भी बहुत थे, पंजाब के लोग भी बहुत थे। अच्छा, फिर वो बोल रहा था कि ये तो स्पॉन्सर्ड है, यहाँ पे तो खालिस्तानी लिंक है, इसमें तो खालिस्तान के लोग हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने जो नॉन बीजेपी पार्टीज है, ठीक है ना, उन्होंने उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है कि वो करवा रहे हैं, वो फंडिंग दे रहे हैं। तो वही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ रहा है और लीगल एनवायरनमेंट, दो एनवायरनमेंट तो यहाँ पे प्योर लगी रहे हैं। और आप बताओ आपकी और क्या ऑब्जर्वेशन रही है बच्चों इसमें? हाँ, यहाँ पे कम्युनल हार्मनी का आपने एक एग्जांपल देखा कि जहाँ पे लोग जातियों को भूल करके कि कौन किस जात से है वो सब छोड़ करके सब आपस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे, कोऑपरेशन आपने देखा है यहाँ पे लोगों का, कम्युनल हार्मनी, कोऑर्डिनेशन लोगों का देखा है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे? क्या नहीं करेंगे? हाँ। उससे प्राइस कम ज्यादा कर सकते हैं। प्राइस पे नॉर्मली फर्क पड़ सकता है, वही डिमांड और सप्लाई वो मैंने कवर कर लिया, डिमांड और सप्लाई वो इकोनॉमिकल फैक्टर वो वहीं पे निकल के आ रहा है। हाँ जी, कुछ और बोल रहे थे आप? यही ऑब्जर्वेशन थी। एक बंदा बोल रहा था कि मिडिल मैन अगर होते हैं, है ना, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम मिडिल मैन को हटा देंगे, अब डायरेक्टली तुम ये अपना क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस बेच सकते हो। तो वो बंदा बोला नहीं, मिडिल मैन हमारे लिए बड़े काम आते हैं, हमें अगर उधार चाहिए होता पैसा तो हम उससे लेके आ जाते हैं, हमें अपनी लड़की की शादी करनी है, एडवांस में चाहिए पैसा तो हम उससे लेके आते हैं। ठीक है ना, बड़े बड़े कॉर्पोरेट से अगर तुम हमें डायरेक्ट लिंक कर दोगे तो हम उनसे कैसे डील कर पाएंगे, क्योंकि वो तो उनके पास तो पूरी टीम रहती है, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास। तो हमारे पास क्या टीम रहती है, हमारे पास तो इतनी नॉलेज भी नहीं होगी कि हम उससे क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे, उससे डील कर पाएंगे उसको। ठीक है ना, तो मिडिल मैन वाला एक यहाँ पे पॉइंट था बच्चों। नेक्स्ट, एक आपने वो स्टैंडर्डाइजेशन वाला पॉइंट देखा यहाँ पे, स्टैंडर्डाइजेशन। वो बंदा बोल रहा था कि अगर आलू 50 रुपए किलो होगा तो छोटा आलू भी लेके जाएंगे, लेकिन अगर 2 रुपए किलो हो गया तो छाट छाट के कड़ा लेके आएंगे अपना, वो स्टैंडर्ड साइज का लेके जाएंगे आलू। ठीक है ना, फिर बाकी बचेगा तो उसका हम क्या करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन का आपने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, वेरी गुड। और बताओ आपकी ऑब्जर्वेशन? सबका एक टारगेट था। अगर बिजनेस स्टडीज की हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो एक कॉमन पर्पस सबका था, सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं लेकिन पर्पस सबका एक ही था। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ क्या चीज? वेरी गुड, ज्यादा क्योंकि क्या थी, अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे एक एनवायरनमेंट हो रहेगा कि ज्यादा जब वो भीड़ थी वहां पे तो उसको टैकल करने के लिए, उसको खाना वगैरह परोसने के लिए, अभी हाथ से तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए वो मशीन लेके आए। वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। हालांकि यहाँ पे मतलब वो नॉन बिजनेस पर्पज में यूज हो रहा है, लेकिन हमें पढ़ना तो वही है ना, बिजनेस के पर्पज से पढ़ना है। तो क्या है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे हेल्प करता है, चीजों को कैसे आसान करता है ना, टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव होती है। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी आपने यहाँ पे एक एग्जाम्पल उसका देखा। ठीक है ना, और बताओ बच्चों, और क्या चीजें इसमें हमने यहाँ पे देखी? वो भी रेट अपने हिसाब से अपना, यानी कि हर एक बंदा अपना प्रोडक्ट का प्राइस खुद तय करता है। ठीक है ना, तो हमें भी वो राइट मिलना चाहिए। वेरी गुड। और बताओ, गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये प्रॉमिस किया था कि हम गवर्नमेंट जो फार्मर्स है उनकी जो इनकम है वो क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। लेकिन जबकि ये कानून ला करके तो फार्मर्स ऐसा एलिगेशन लगा रहे थे कि आप हमारी इनकम और क्या ही कर दोगे, आधी कर दोगे। ठीक है ना, और हाँ, एक यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा प्रिंसिपल वायलेट होता है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। गवर्नमेंट किसी की सुनी नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि कानून हमारे लिए लेके आ रहे, तो हमारे से पूछो तो सही कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है, या तुम तय करोगे कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। कोई चीज अगर मेरे लिए लेके आ रहे हो आप, तो मेरे से पूछो तो सही कि तेरा फायदा होगा या नुकसान होगा, अपनी मन मर्जी से हमारे ऊपर थोप दे रहे हो। ठीक है ना, तो वो वाला प्रिंसिपल वायलेट हो गया बच्चों। और कोई पॉइंटर्स? एक कॉन्सेप्ट है देखना आपने यहाँ पे, पूरी केस स्टडी में रिलेटिव कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कि
बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट कैसे होता है कि वो किसी एक के लिए तो क्या होता है अपॉर्चुनिटी, और किसी दूसरे के लिए क्या होता है थ्रेट होता है। सुनो, जैसे यहाँ पे अगर वो लेके आ रहे थे तो कहीं ना कहीं फार्मर को ये डर था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फार्मर को इससे बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, फायदा हो सकता था बच्चों, ये अब बहुत ज्यादा अपने आप में डिटेल में एक डिस्कशन है, ठीक है ना। चाहे तो इस पे 6 घंटे 9 घंटे 10 घंटे भी बात कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा अभी जरूरत नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट के लिए। फार्मर को क्या डर था कि उन्हें इससे क्या होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, और फायदा किसको होगा, बिजनेसमैन को। तो एक ही चीज एक बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, दूसरे के लिए थ्रेट होती है। तो फार्मर के लिए वो थ्रेट नजर आ रही है, बाकी बिजनेसमैन के लिए वो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ऐसा फार्मर्स बोल रहे थे। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। और किसी के, मेरे अकॉर्डिंग तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। बाकी अगर आपके कोई पॉइंटर्स रहे हो तो आप बताएं। जैसे कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक रेज किया कि प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट यहाँ पे वायलेट हो रहा था। गवर्नमेंट केवल अपना इंटरेस्ट देख रही थी, बाकी फार्मर्स एट ऑल का इंटरेस्ट क्या कर रही थी, साइड कर दे रही थी, जबकि अडॉप्ट करना चाहिए था उसको। हाँ जी, और कोई नहीं, यही ऑब्जर्वेशन थी। थैंक यू वेरी मच बच्चों। और आज हमने पॉलिटिकल पूरी तरीके से खत्म कर दिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी देख लिया। कल हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में, सोशल एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है जी। हाँ, सोशल की केस स्टडीज वगैरह। थैंक यू वेरी मच बच्चों।